नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है। और भी जिस एग्जाम में दोस्तों हिस्ट्री संबंधित प्रश्न आते हैं, उसके लिए यह बुक जो है अति इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, जिससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ओके, और इसका जो है हम लोग दोस्तों चैप्टर नंबर 8 मध्यकालीन पोर्शन में पढ़ रहे थे, जो कि मुगल वंश चल रहा था। ठीक है, मुगल वंश का ये दोस्तों थर्ड वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मुगल वंश को स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का टॉपिक हम लोगों का है दोस्तों अकबर। अकबर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में आप लोगों से यह बताता हूं कि आप लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x या तो 2.0x कर ले, ताकि आप लोगों को जो लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं तो आपके अनुसार मेरी वॉइस मिल सके। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर करना कोई नहीं भूलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आर्य कंपटीशन टाइम्स में हमारा मुगल वंश का अकबर पॉइंट है। ठीक है, अकबर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, अकबर 1542 ईस्वी से 1605 ईस्वी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अमरकोट के राणा वीर साल के किले में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? राणा वीर साल के किले में अमरकोट नामक जगह पे हुआ था। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में, 15 अक्टूबर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुगल वंश में सोच लीजिए दोस्तों, एक औरंगजेब हुआ और एक ये अकबर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोग को भाई कभी छोड़िएगा मत, बहुत तेजी से क्वेश्चन इन लोग के विषय में पूछता है। चलिए आगे, हमारा अकबर के बचपन का नाम जो है जलालुद्दीन था, जबकि स्मिथ ने अकबर के बचपन का नाम जो है बदरुद्दीन माना है। ठीक है, आगे स्मिथ का कथन सही नहीं है दोस्तों, वो जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहा जाता था उनको। ठीक है, चलिए आगे। लेकिन एग्जाम में अगर पूछ देगा तो स्मिथ के अनुसार जलालुद्दीन का मतलब अकबर का क्या नाम था, तो बदरुद्दीन। याद रखिएगा, ये भी मत भूलिएगा, नेगलेक्ट करने वाली चीज़ नहीं है, पुस्तक में दी है तो। चलिए आगे, अकबर को बचपन में ही सर्वप्रथम 1551 ईस्वी में गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया था। उसके बाद लाहौर का सूबेदार बनाया गया। 9 वर्ष की आयु में अकबर का प्रथम विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ। ठीक है, रुकैया बेगम बहुत ही मतलब उनकी क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट वाइफ भी थी, बहुत प्रेम करते थे उनसे। ठीक है, पहली बेगम है तो भाई सब करेगा। चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी के समय अकबर पंजाब में कालानौर नामक स्थान पर था। आगे, अकबर का राज्याभिषेक कालानौर यानी गुरदासपुर पंजाब नामक स्थान पर ईंटों के सिंहासन पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बैरम खां की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम ने किया। 1560 ईस्वी तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में ही शासन किया है। अकबर के विरोधी सरदारों में शाह अबुल माली प्रमुख था। राज्याभिषेक का विरोध अबुल माली ने किया है, वह अकबर के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ। आगे, राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 4 महीने की थी। उसने शहशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, शहनशाह की उपाधि धारण की थी, शहनशाह होना चाहिए ये शायद, हाँ ठीक है, शहनशाह की उपाधि धारण की थी, क्षमा करिएगा दोस्तों। चलिए आगे, हुमायूं ने सर्वप्रथम मुनीम खां एवं उसके बाद 1555 ईस्वी में बैरम खां को अकबर का संरक्षक यानी अतालिक बनाया था। ठीक है, केयर टेकर बोल सकते हैं उसको, संरक्षक बनाया था दोस्तों। उसके अंडर में वो रहेगा जब तक वो एक अच्छी उम्र में नहीं चला जाता है और अपने हाथ में सत्ता ना ले लेता है पूरी तरीके से, तब तक तो भाई उसी के हाथ में था। आगे, अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर यानी वकील उस सल्तनत नियुक्त किया व उसे खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। बैरम खां फारस का सिया था तथा हुमायूं के साथ फारस से आया था। ठीक है, आगे, काबुल में अकबर का सौतेला भाई मिर्जा मोहम्मद हाकिम, जिसका जन्म हुमायूं की अन्य पत्नी माहचूचक बेगम से हुआ, मुनीम खां के संरक्षण में शासन कर रहा था। पानीपत का दूसरा युद्ध देख लेते हैं दोस्तों, एक सेकंड, ठीक है ना। हाँ, यही था अकबर का। अकबर ने दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा है। पहला जो दोस्तों हुआ था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा जो है ये दोस्तों अकबर के समय में हुआ है 1556 ईस्वी में। आइए इसको पढ़ते हैं। हेमू ने पानीपत युद्ध से पूर्व सूबेदार स्कंद खां को पराजित कर आगरा पर और सूबेदार तारजी बेग, ठीक है, तारदी बेग, ठीक है, याद रखिए, तारदी बेग खां को पराजित कर 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत त्रुटि हो रहा है दोस्तों। ठीक है, रात को वीडियो बनाना पड़ता है, रीज़न ये है कि दिन में दो शोर ज़्यादा होती है, इस वजह से वीडियोस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। थोड़ा बहुत आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा फास्ट में पढ़ेंगे, समय भी बचेगा। हेमू ने पानीपत युद्ध से पूर्व सूबेदार स्कंद खां को पराजित कर आगरा पर और सूबेदार तरदी बेग खां को पराजित कर 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। हेमू ने स्वयं को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया व बदायूनी के अनुसार विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। मध्यकालीन भारत में हेमू एकमात्र हिंदू शासक हुआ जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया था। आगे, हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था। हेमू ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से वह 22 में विजयी रहा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 22 में विजयी रहा। आगे देखते हैं हम लोग बैरम खां युग देख लेते हैं। बैरम खां ने पानीपत के दूसरे युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में आदिल शासूर
के वजीर व सेनापति हेमू को पराजित किया। पानीपत के द्वितीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी आरिफ कंदहारी था। आरपी त्रिपाठी का मत है कि हेमू की पराजय दुर्घटना थी, परंतु अकबर की विजय दैवीय संयोग थी। पानीपत अकबर के काल का एकमात्र युद्ध था जिसे अकबर ने जिहाद घोषित किया और गाजी का उपाधि धारण किया था। 1560 ईस्वी में अकबर के सेनापति पीर मुहम्मद ने तिलवाड़ा के युद्ध यानी पंजाब में बैरम खां को पराजित किया, क्योंकि बैरम खां सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करना चाहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। चाहता था आगे है दोस्तों, पीर मुहम्मद के व्यवहार से परेशान होकर भी बैरम खां ने विद्रोह किया। तिलवाड़ा युद्ध में बैरम खां के आत्मसमर्पण करने के बाद उसे अकबर के सामने लाया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, लाया गया। आगे अकबर ने उसके सम्मुख 3 प्रस्ताव रखे। पहला, वह कालपी एवं चंदेरी का सूबेदार बन जाए, अथवा दूसरा, बादशाह का व्यक्तिगत सलाहकार बन जाए, अथवा तीसरा, मक्का चला जाए। ठीक है, ये 3 प्रस्ताव जो है वो बैरम खां के सामने प्रस्तुत किया था अकबर ने कि आप इन तीनों में से कोई चीज़ चूज कर लीजिए और जाइए यहाँ से। आगे बैरम खां ने मक्का जाने का निर्णय लिया। ठीक है, रिटायरमेंट ले लिया बेचारे। आगे बैरम खां की मक्का जाते समय गुजरात में पाटन के पास मुबारक खां लोहानी नामक एक अफगान ने हत्या कर दी। कब की थी हत्या दोस्तों? 31 जनवरी 1561 ईस्वी को, क्योंकि मुबारक खां के पिता को बैरम खां ने मछीवाड़ा के युद्ध में 1555 ईस्वी में मार डाला था। ठीक है, बदला ले लिया गया। आगे संरक्षक के रूप में बैरम खां की सबसे बड़ी उपलब्धि हेमू को पराजित करना व अकबर के प्रतिद्वंदियों को नष्ट करना था। बैरम खां ने मीर अब्दुल लतीफ़ को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया। अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया। बैरम खां का पुत्र जो था अब्दुल रहीम, ठीक है, जिसको हम सलीमा बेगम का पुत्र नहीं था, ये सलीमा बेगम का पुत्र नहीं था, अब्दुल रहीम जो था, बाद में अकबर का घनिष्ठ मित्र बना। वह खां ने खाना का पद ग्रहण किया। ठीक है, मित्र बना था दोस्तों, लेकिन उसको पुत्र के समान मानते थे वो। ठीक है, आगे सलीमा बेगम, जिनका जन्म 1539 ईस्वी में हुआ था, हुमायूं की बहन गुलरुख बेगम यानी गुलरंग या गुलबर्ग बेगम की पुत्री थी। आगे अबुल फजल ने बैरम खां के पतन के लिए अकबर की धाय महामंगा, ठीक है, महामअनगा को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि ये इनकी दाई माँ थी और इनको बहुत ही प्रेम करते थे अकबर। ठीक है, अकबर ने मतलब इनके यहाँ तक कि अपनी माता से भी ज़्यादा प्रेम अपनी दाई माँ से करते थे। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, अकबर के शासनकाल में वो वहाँ की मंत्री भी थी। ठीक, और लेकिन बस यही होता है ना कि अंधविश्वास किसी पे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अंदर ही अंदर क्या करती थी कि अकबर के साम्राज्य को सुदृढ़ करने की जगह और जलन के कारण अपने बेटे को सियासत पर बैठाने के कारण जो है दोस्तों, ये अंदर अंदर होता है ना, षड्यंत्र वगैरह करती थी छोटे मोटे। चलिए आगे देखते हैं। बैरम खां के पतन के बाद मुनीम खां वकील ए मुल्तक के पद पर नियुक्त हुआ और खाना की उपाधि देकर पुनः संरक्षक बना दिया गया। आगे अतका खैल प्रतिपोषक परिवार देखते हैं। अतका खैल क्या है? 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक अकबर के शासनकाल पर महम अनगा, उसके पुत्र आदम खां और पुत्री जीजी अंगा का प्रभाव होने के कारण इस काल को पेटीकोट सरकार यानी हरम दल का काल कहा जाता है। पेटीकोट सरकार का मतलब हुआ हरम दल का काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, छोटा छोटा कर लेते हैं। आगे माहम अनगा अकबर की दाई माँ, जो एक वकील एवं मुगल काल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। देखिए बताए ना, माहम अंगा के पति नदीम खां थे। जीजी अंगा माहम अंगा की पुत्री थी। जीजी अंगा का पुत्र मिर्जा अजीज कोका था। शमसुद्दीन अतका खां जीजी अंगा का पति था। ठीक है, आगे आदम खां माहम अंगा का पुत्र था। अकबर को जन्म के पश्चात माहम अंगा ने दूध पिलाया था। अतः 1562 ईस्वी में उसकी मृत्यु के अवसर पर अकबर ने अपना सर मुड़वाया। ठीक है, हालांकि अकबर ने ही मरवाया, अकबर ने ही भाई दोस्तों सिर भी मुड़वाया था। आगे हमीदा बानो बेगम की मृत्यु पर भी अकबर ने अपना सर मुड़वाया ही था। आगे धाय माँ के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए अकबर ने मुनीम खां की जगह अपनी सर्वप्रमुख आया जीजी अंगा के पति शमसुद्दीन, किसको दोस्तों? शमसुद्दीन। आगे देख लेते हैं। शमसुद्दीन अतगा खां को 1561 ईस्वी में अपना प्रधानमंत्री यानी वकील बनाया। आदम खां ने अतगा खां की हत्या कर दी। अतः अकबर ने आदम खां को 1562 ईस्वी में किले से फिकवा कर मरवा दिया। माहम अंगा की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। अकबर 1562 ईस्वी में हरम दल के प्रभाव से मुक्त हो गया। अकबर ने मुनीम खां को पुनः प्रधानमंत्री बना दिया। आगे माहम अंगा ने आदम खां का मकबरा दिल्ली में भूल भुलैया महरौली में बनवाया था। 1564 ईस्वी में अपने मामा ख्वाजा मुअज्जम को मृत्युदंड दिया। आगे मिर्जा अजीत कोका के बारे में अकबर ने कहा था कि मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है। किसकी? दूध की नदी है, जिसे मैं पार नहीं कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे थोड़ा सा ब्रैकेट में देख लेते हैं, छोटा करते हैं, एक ही में हो जाए तो अच्छा है। चलिए हो गया, कोशिश करते हैं इसी में पढ़ रहे हैं। ठीक है,
आगे दोस्तों है ब्रैकेट में अकबर की विजय एवं साम्राज्य विस्तार को देख लेते हैं। एक तरफ दोस्तों प्रदेश है, दूसरी तरफ काल है, तीसरी तरफ पराजित शासक है और चौथी तरफ हमारा क्या है दोस्तों, मुगल सेनापति कौन थे वो है। पहला है दोस्तों प्रदेश मालवा। मालवा है दोस्तों, इसका काल है 1561 ईस्वी और इसका पराजित शासक जो है बाज बहादुर था। और मुगल सेनापति जो था दोस्तों आदम खां था, पीर मोहम्मद था, अब्दुल्ला खां था, अब्दुल्ला खां उज्बेक था, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों गोंडवाना, जिसका काल है 1564 ईस्वी में और पराजित शासक है वीर नारायण, संरक्षिका दुर्गावती का संरक्षिका थी दुर्गावती, ठीक है, वीर नारायण की। और मुगल सेनापति जो था दोस्तों आसफ खां था। नंबर 3 है राजपूताना के राज्य, जिसमें आमेर है दोस्तों 1562 ईस्वी में भारमल ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। दूसरा है मेड़ता जो कि 1562 ईस्वी में जयमल था, पराजित शासक जयमल। और इसका मुगल सेनापति दोस्तों था वो सरफुद्दीन था। कौन था दोस्तों, सरफुद्दीन, याद रखिएगा। आगे हमारा मेड़ता हो गया। आगे है दोस्तों मेवाड़। मेवाड़ 1568 ईस्वी में और इसका जो पराजित शासक था दोस्तों वह उदय सिंह था। कौन था, उदय सिंह। और जो पराजित करने वाला शासक था मुगल सेनापति वो था दोस्तों बादशाह अकबर खुद किया था, ठीक है। आगे आगे दोस्तों रणथंभौर, ठीक है, याद रखिएगा। रणथंभौर कहाँ है जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग करिए तो। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है एक, ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, आपका जीके भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा इससे। आगे है 1569 ईस्वी में सूरज नारायण हाड़ा, सूरज नारायण हाड़ा पराजित शासक था। और ये जो मुगल सेनापति थे दोस्तों वह भगवान दास थे और अकबर थे, ठीक है। आगे दोस्तों मारवाड़। मारवाड़ जो है दोस्तों काल है हमारा 1570 ईस्वी में मारवाड़ का काल। और पराजित शासक जो है दोस्तों वो है चंद्रसेन और मालदेव का पुत्र था, ठीक है, चंद्रसेन। अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था। किस दरबार में, अकबर के नागौर दरबार में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर थोड़ा सा बड़ा करते हैं, स्पष्ट थोड़ा दिखे, और एक सेकेंड धुंधला हो जा रहा है, कोई नहीं। जैसलमेर 1570 ईस्वी में हुआ था दोस्तों इस पे आक्रमण जैसलमेर पर। और इसका पराजित शासक जो था दोस्तों हर राय था और इसका जो है मुगल सेनापति था वो स्वेच्छा से अधीन था, ठीक है। और बीकानेर 1570 ईस्वी में जो है पराजित शासक जो है राव कल्याणमल, जो है पराजित शासक है राव कल्याणमल, ठीक है। और इसका मुगल सेनापति जो है दोस्तों वह स्वेच्छा से अधीन ही, ये लोग भी स्वीकार किए थे, अपने से हार मान लिए थे, ठीक है। आगे है नंबर 4 दोस्तों कालिंजर। कालिंजर जो है 1569 ईस्वी में और इसके पराजित शासक रामचंद्र हैं और इसके जो है मुगल सेनापति हैं वो मजनू खां थे, ठीक है, याद रखिएगा, मजनू खां। नंबर 5 दोस्तों गुजरात, यानी प्रथम अभियान जो है दोस्तों वह काल है 1572 ईस्वी में और इसका पराजित शासक जो है दोस्तों वह मुजफ्फर खां तृतीय था, ठीक है, मुजफ्फर खां तृतीय। और इसका जो है मुगल सेनापति है दोस्तों वह मिर्जा अजीज कोका है जो कि खाने आजम है, मिर्जा अजीज कोका जो कि खाने आजम। और इसका जो है गुजरात का जो है दूसरा अभियान दोस्तों हुआ था वो 1573 ईस्वी में हुआ था। वह मोहम्मद हुसैन मिर्जा है, ठीक है, पराजित शासक। और इसके जो मुगल सेनापति हैं वो बादशाह अकबर ही थे। और स्मिथ ने गुजरात के द्वितीय अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है। क्या, ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान, याद रखिएगा। आगे आगे नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। 6 नंबर है हमारा बंगाल व बिहार। बंगाल व बिहार थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, इसको एक ही पैराग्राफ में पढ़ना पड़ रहा है, आप लोग वॉइस से ही समझकर और थोड़ा सा इस पे फोकस करके देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को भी स्पष्ट दिखे, ठीक है। बंगाल व बिहार 6वां नंबर है और 1574 ईस्वी में इसका आक्रमण हुआ था। और उस समय जो पराजित शासक थे वो दाऊद खां था और जो मुगल शासक था दोस्तों वो मुनीम खां था, ठीक है। इसमें दाऊद खां की पराजय से उत्तर भारत से अंतिम अफगान शासन का अंत हो गया। बंगाल एवं बिहार का विलय जो है 1576 ईस्वी में हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे 7वां नंबर काबुल 1581 ईस्वी में और इसका जो पराजित शासक था वह हाकिम मिर्जा था और जो मुगल सैनिक था दोस्तों वह मान सिंह एवं अकबर थे, ठीक है, याद रखिएगा। अकबर ने हाकिम मिर्जा की बहन बख्तुनिसा वह स्वयं अकबर की सौतेली बहन थी को काबुल का गवर्नर बनाया। जो मुगल काल किसी प्रांत की सूबेदार नियुक्त होने वाली वह एकमात्र महिला थी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन थी, बख्तुनिसा, ठीक है, महिला थी। इस मौके पर पहली बार किसी भारतीय शासक ने काबुल में कदम रखा था। नंबर 8 दोस्तों कश्मीर 1586 ईस्वी में यूसुफ खां हारा हुआ शासक था, जिसको हम चाक वंश का था यूसुफ खां। और जो मुगल सैनिक था दोस्तों वह कासिम खां और भगवान दास था। नंबर 9 दोस्तों सिंध 1591 ईस्वी में आक्रमण हुआ था। जानी बेग पराजित शासक था और अब्दुल रहीम खाने खाना जो था दोस्तों उसका मुगल सैनिक था। आगे उड़ीसा 1590 से 1591 जो निसार खां जो था इसका जो है हारा हुआ शासक था, निसार खां। और जो दोस्तों मुगल सैनिक था वो मान सिंह था। कौन था, मान सिंह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, मान सिंह था। आगे दोस्तों 11वां नंबर बलूचिस्तान 1595 ईस्वी और इसमें पन्नी अफगान का मतलब वो हुआ था, पन्नी अफगान हारा था, ठीक है, पराजित शासक था पन्नी अफगान
और इसका जो मुगल वंश का सैनिक था दोस्तों वह था मीर मासूम। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। कंधार 12वां नंबर क्या है? कंधार 1595 ईस्वी में आक्रमण हुआ और मुजफ्फर हुसैन, ठीक है, हारा हुआ शासक था और मुगल सूबेदार शाह बेग को स्वेच्छा से किला सौंप दिया। ठीक है, आगे दोस्तों कंधार हो गया हमारा। 13 नंबर देख लेते हैं, खानदेश 1591 ईस्वी से, ठीक है, और इसका जो है दोस्तों पराजित शासक जो है अली खान था और स्वेच्छा से अधीन इसने लिया था। 14वां नंबर है अहमदनगर 1600 ईस्वी में, इसका जो है दोस्तों 1600 ईस्वी में जो है इसका क्या होता है, इस पर आक्रमण होता है, किस पे? अहमदनगर पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा। इस अवधिक का स्वीकार कर लिए, कोई अपने से स्वीकार किया है, कोई किसी लालच से किया है। ठीक है, यही था। चलिए आगे है दोस्तों नंबर 15वां असीरगढ़, ठीक है, 1601 ईस्वी में इस पर आक्रमण हुआ था और जो है दोस्तों और किसने आक्रमण किया था, ये है हमारे, एक सेकंड, हाँ, बहादुर, मीरन बहादुर जो है दोस्तों हारे हुए शासक थे। ये कौन? असीरगढ़ के जो शासक थे मीरन बहादुर हारे हुए शासक थे। ठीक है, 1601 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे अकबर की विजय एवं साम्राज्य विस्तार से संबंधित प्रमुख तथ्य, ये देखना है। ठीक, चलिए पहला पॉइंट है दोस्तों, साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर का पहला आक्रमण आदम खां के नेतृत्व में 1561 ईस्वी में मालवा पर हुआ। मालवा का शासक बाज बहादुर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। आगे है, निजामुद्दीन अहमद ने तबकात-ए अकबरी में लिखा है कि बाज बहादुर ने अपने आप को अनैतिक एवं कुत्सित कार्यों में लिप्त कर रखा था। इस आधार पर निजामुद्दीन ने मालवा आक्रमण को उचित ठहराया। मालवा के शासक बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने आदम खां से बचने के लिए जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आगे है दोस्तों, अकबर ने आदम खां को हटाकर पीर मुहम्मद को मालवा का प्रशासक नियुक्त किया, क्योंकि आदम खां ने मालवा विजय से प्राप्त संपत्ति को अकबर की सेवा में नहीं भेजा था। मालवा की राजधानी सारंगपुर थी। नए सूबेदार यानी प्रशासक पीर मुहम्मद पर बाज बहादुर ने आक्रमण किया, परंतु भागते समय पीर मुहम्मद की नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हुई। उसके बाद अब्दुल्ला खां उजबेग के नेतृत्व में बाज बहादुर को पराजित किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे है, बाज बहादुर एवं रूपमती संगीतज्ञ थे। कौन थे? एक संगीतज्ञ थे। इन्होंने मांडू को संगीत का केंद्र बना दिया था। अकबर ने नकारा यानी नगाड़ा बजाने की विद्या बाज बहादुर से ही सीखी थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, दोनों पति पत्नी की मजार उज्जैन में है। नंबर 2, गोडवाना यानी मंडला के गड़कटंगा हिंदू राज्य की राजधानी जबलपुर के पास स्थित चौरागढ़ थी। गढ़कंटगा की स्थापना अमनदास ने की थी 1564 ईस्वी में। जब अकबर ने नरही तथा चौरागढ़ के युद्ध में इसे जीता तो वहां महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती के संरक्षण में उसके अल्पायु पुत्र वीर नारायण का शासन था। आगे, दुर्गावती चंदेल शासक शालीवाहन की पुत्री थी। उसके पति का नाम दलपत बुंदेला था। दुर्गावती ने अपने मंत्री आधार कायस्थ को अकबर के पास सुलह हेतु भेजा था। दुर्गावती ने अंत में आत्महत्या कर ली। नंबर 3 पॉइंट, 1567 से 1568 ईस्वी में चित्तौड़ के घेरे के दौरान मेवाड़ के शासक उदय सिंह के 2 सेनानायकों जयमल व फत्ता यानी फतेह सिंह ने अपूर्व साहस का परिचय दिया है। अकबर दोनों की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जयमल व फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा आगरा के किले के मुख्य द्वार पर लगवाई, जिसे बाद में औरंगजेब ने हटवाई थी। आगे है, 1568 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग में फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ था। चित्तौड़ का किला जीतने के बाद अकबर ने किले में कत्लेआम कराया, जो अकबर के जीवन पर कलंक है। यह पहला व आखिरी अवसर था जब अकबर ने निर्दोष नागरिकों की हत्या करवाई थी। आगे देख लेते दोस्तों। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया। राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ छोड़ दिया व उदयपुर नगर को अपना केंद्र बनाया। उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में की थी। अकबर ने मुगल मेवाड़ संधि हेतु उदय सिंह के पास 2 दूत मंडल भेजे। सर्वप्रथम राजा भारमल को दूत बनाकर महाराणा उदय सिंह के पास भेजा। इसके पश्चात टोडरमल और भगवंत दास भी उदय सिंह के पास गए। उदय सिंह ने सार्वजनिक रूप से मुगलों को मलिन विदेशी कहा था। उदय सिंह का पुत्र सकत सिंह यानी शक्ति सिंह ने 1567 ईस्वी में धौलपुर से अकबर का साथ छोड़ दिया और उदय सिंह को अकबर के चित्तौड़ आक्रमण की पूर्व सूचना दी। ठीक है, उदय सिंह को अकबर के चित्तौड़ आक्रमण की पूर्व सूचना दी। आगे है,
आगे है दोस्तों, अकबर चित्तौड़ की महामाता मंदिर से विशाल झाड़ फानूस आगरा ले गया। नंबर 4, 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप के पास सर्वप्रथम जलाल खां कोरची को दूत बनाकर भेजा तथा बाद में राजा मान सिंह को दूत बनाकर भेजा। मान सिंह के बाद क्रमशः भगवान दास एवं टोडरमल के नेतृत्व में दूत भेजे गए, किंतु महाराणा प्रताप ने मुगल अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आगे 1576 ईस्वी में अकबर ने मान सिंह व आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजी। 18 जून 1576 ईस्वी को राणा प्रताप ने हल्दी घाटी में इस सेना का मुकाबला किया। अबुल फजल के अनुसार यह युद्ध खमनोर में तथा बदायूनी के अनुसार गोगुंदा में हुआ। हल्दी घाटी को कर्नल टॉट ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। किसकी? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। आगे, हल्दी घाटी में पराजित होने के बावजूद भी राणा प्रताप का नाम सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी देशभक्ति व आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने दी। कवि दुर्सा आड़ा ने कहा है, जिन्होंने अपने घोड़ों के कभी दाग नहीं लगने दिए, जिनकी तलवारें सदा उज्जवल रही तथा जिनका हृदय कभी शाही सेवा हेतु नहीं डिगा, वे महाराणा प्रताप तथा चंद्रसेन भारत के सिरमौर थे। कौन थे? भारत के सिरमौर। आगे, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने उदयपुर में छावंद यानी चावंड को अपनी राजधानी बनाकर अकबर के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। आगे, 1582 ईस्वी में अमर सिंह यानी महाराणा प्रताप का पुत्र तथा मुगलों के बीच दिवेर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दिवेर के युद्ध को कर्नल टॉट ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। नंबर 5, गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय के वजीर एतमाद खां ने अकबर को गुजरात पर आक्रमण का निमंत्रण दिया। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन गया, उसके लिए क्षमा करिएगा दोस्तों, कोई नहीं, हम लोग आगे देखते हैं। अकबर ने गुजरात विजय यानी 1572 ईस्वी की स्मृति में सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी किया एवं 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजा बनवाया। अकबर द्वारा गुजरात आक्रमण का कारण इसकी समृद्धि व व्यापारिक महत्ता थी। गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा व पुर्तगाली व्यापारियों से मिला। आगे है, मुजफ्फर खां को पराजित करने के बाद अकबर ने सरनाल के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को हराया और मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बनाकर वापस आ गया। लेकिन मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने असंतुष्ट सरदारों को एकत्रित करके विद्रोह कर दिया। तब अकबर वापस फतेहपुर सीकरी से अहमदाबाद 9 दिन में पहुंचा और सभी विद्रोहियों को परास्त किया। ठीक है, आगे है, गुजरात विजय के बाद राजा टोडरमल को साम्राज्य की लगान व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसी समय अकबर ने पुर्तगाली वायसराय डोम एंटोनियो दे नोरोन्हा के दूत एंटोनियो काब्राल के से कार्टाज प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? एंटोनियो काब्राल से कार्टाज प्राप्त किया था। आगे नंबर 6 दोस्तों, कंधार प्रथम बार 1595 ईस्वी में अकबर के समय मुगल साम्राज्य में सम्मिलित हुआ। कंधार विजय उत्तर पश्चिम में अकबर की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। आगे है, दक्षिण भारत का विजय देख लेते हैं अकबर का दोस्तों। अकबर के दक्षिण अभियान के उद्देश्य एवं अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना व पुर्तगालियों को समुद्र तक वापस धकेलना था। ठीक है, भगाना था। आगे 7वां पॉइंट, 1591 ईस्वी में खान देश के शासक अली खान ने फैजी के प्रयासों से स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। अली खान दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। खान देश दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था। 8वां नंबर देख लेते हैं दोस्तों, एक सेकंड, हाँ अब आइए। अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क की मृत्यु के बाद उसकी बहन एवं बीजापुर की रानी अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी चांद बीबी चांद खातून या चांद सुल्ताना बरहान उल मुल्क के अल्पवयस्क पुत्र एवं अपने भतीजे बहादुर निज़ाम शाह की संरक्षिका बनी। ठीक है, संरक्षिका बनी। आगे पॉइंट है दोस्तों, चांद बीबी को अहमदनगर में हबसी गुट का समर्थन प्राप्त था, लेकिन वजीर मियाँ मज्जू ने मुगलों को अहमदनगर पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। आगे देख लेते हैं। आगे शाहजादा मुराद व अब्दुल रहीम खाना ने 1595 ईस्वी से 1597 ईस्वी के बीच अहमदनगर को जीतने के प्रयास किए। अहमदनगर के अल्पवयस्क सुल्तान बहादुर निज़ाम शाह की संरक्षिका चांद बीबी ने कड़ा प्रतिरोध किया किंतु पराजित हुई। बहादुर को बंधक बना लिया गया। अंत में चांद बीबी ने 1596 ईस्वी में मुगलों से संधि की, जिसके तहत
ये है, चलिए, जिसके तहत बरार का प्रदेश मुगलों को प्राप्त हुआ तथा बहादुर निजाम शाह को अहमदनगर का शासक स्वीकार कर लिया गया, परंतु यह संधि अधिक समय तक न रह सकी। आगे, चांद बीबी के नेतृत्व में अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा की संयुक्त सेना तथा अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में मुगलों की सेना के मध्य 1597 ईस्वी में सूपा यानी सोमपथ का युद्ध हुआ, जिसमें चांद बीबी पराजित हुई। 1599 ईस्वी में चिताखा नामक व्यक्ति ने चांद बीबी की हत्या कर दी थी। ठीक है, आगे, अकबर ने अहमदनगर अभियान में सेना शहजादा मुराद एवं अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में भेजी, लेकिन बाद में इन दोनों में मतभेद हो जाने एवं 1597 ईस्वी में मुराद की मृत्यु होने पर अबुल फजल एवं दानियाल को भेजा गया। बाद में नए सुल्तान मुर्तजा निज़ाम शाह ने दौलताबाद, बालाघाट एवं अहमदनगर दुर्ग मुगलों को सौंप दिया। इस प्रकार वर्षों के संघर्ष के पश्चात 1600 ईस्वी तक मुगलों को बरार, दौलताबाद, बालाघाट एवं अहमदनगर दुर्ग को प्राप्त हो गए। अहमदनगर दुर्ग तो प्राप्त हो गए, लेकिन अहमदनगर राज्य अभी सफल नहीं हुआ था। ठीक है, ये था। आगे दोस्तों नोट में देख लेते हैं। अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय शाहजहां ने 1633 ईस्वी में किया था। अहमदनगर के विरुद्ध युद्ध में खान देश का शासक अली खां मुगलों की ओर से लड़ा था और अली खां युद्ध करते हुए मारा गया था। ठीक है, आगे, अली खां की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मीरन बहादुर ने अपने को असीरगढ़ में स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे नंबर 9वां पॉइंट दोस्तों, अकबर की अंतिम विजय 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का विजय था। असीरगढ़ खान देश का किला था। यहाँ का शासक मीरन बहादुर था। अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों में खोला। ठीक है, आगे, दुर्ग के किलेदार को रिश्वत दी गई थी। अकबर ने असीरगढ़ का नाम बदलकर धनदेश रखा था। अकबर ने दानियाल के नाम पर असीरगढ़ यानी खानदेश का नाम बदलकर एक सेकंड, हाँ ये है ना, खानदेश का नाम बदलकर धनदेश यानी दादेश रखे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दादेश रखे। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, क्षमा करिएगा। रखे नहीं दोस्तों, रखे नहीं, रखा। ठीक है, धनदेश रखा। आगे, असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बाज का अंकन का स्वर्ण सिक्का चलाया और अकबर ने दक्षिण के सम्राट की उपाधि धारण की। नोट है दोस्तों, दक्कन का सम्राट औरंगजेब को कहा जाता था। दक्कन का सम्राट किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमें लगता है